जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। फ्रीडम पोएम की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी थी। अब ये हम ज़रा इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो इसके कंप्रीहेंशन क्वेश्चन और ये देखते हैं ज़रा। अच्छा, प्री रीडिंग क्वेश्चन है इसका। प्री रीडिंग क्या है? फ्रॉम द टाइटल एंड इनिशियल लाइन्स व्हाट एक्सपेक्टेशंस डू यू हैव अबाउट द टोन ऑफ द पोएम? आई एक्सपेक्ट द पोएम्स टोन टू बी सीरियस एंड क्रिटिकल। जाहिर सी बात है, अगर फ्रीडम की बात हो रही है, ठीक है। इट इज़ डिटरमिन्ड एंड स्ट्रांग, देयर इज आल्सो a sense of sadness and hopelessness, the speaker is clearly passionate about the freedom। ठीक है, अगर इनिशियल लाइन्स को पढ़ें तो ये वाला डिडक्ट कर दें यहाँ से, लेकिन अगर हम पहले देखें तो ऐसे ही बिल्कुल फ्रीडम की अगर बात हो रही है तो थोड़ा सा सैड सी बात है। उसके बाद है जी अच्छा, ये कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाले। हाउ डज स्पीकर एक्सप्रेस हिज व्यू ऑन द अटेनमेंट ऑफ द फ्रीडम इन द पोएम? द स्पीकर एक्सप्रेसेस अ पेसिमिस्टिक व्यू। पेसिमिस्टिक कहते हैं जिसमें कोई उम्मीद नजर ना आ रही हो, और इसका जो अपोजिट होता है उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। द स्पीकर एक्सप्रेसेस अ पेसिमिस्टिक व्यू दैट फ्रीडम विल नॉट बी अटेन्ड through the compromise and fear, implying that more assertive and courageous actions are necessary। ठीक है, जाहिर सी बात है, वो कहता है कि आज़ादी ऐसे नहीं मिलती, आपको कुछ ना कुछ करना होगा तभी जाके मिलेगी। What is the speaker's attitude toward the compromise and fear in the quest for the freedom? The speaker views compromise and fear as obstacle to achieving freedom, suggesting that they hinder progress and perpetuate the oppression। perpetuate का मतलब है किसी भी चीज़ को अवधि कर देना, जो कभी भी ख़त्म ना हो। तो वो कहता है कि अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, फियर करते हैं, तो ये आज़ादी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। ठीक है, तो वो ये आपको तजवीज़ देता है कि इसको हटाएं, नहीं तो फिर आप हमेशा ऑपरेशन, मतलब ये गुलामी और जुल्म आपका हमेशा तक रहेगा, अब्दी हो जाएगा। What emotions or attitude does the speaker convey toward the idea of freedom throughout the poem? The speaker conveys a sense of urgency, frustration, and determination toward the idea of the freedom, emphasizing its importance and necessity in their life। तो वो क्या बता रहा है कि इसकी कितना ज़रूरत है? कहता है कि मुझे भी उतना ही ज़रूरत है जितना तुम है। आपने अगर पोएम की ट्रांसलेशन देखी हो कि मैं भी अपनी ज़मीन का मालिक होना चाहता हूँ। How does the speaker respond to the common saying, let the things take their course, tomorrow is another day? The speaker responds with the impatience and disagreement, arguing that the freedom cannot be delayed or postponed and that is essential to take action now। तो जब वो कहता है कि लोग कहते हैं टेक द थिंग्स लेट द थिंग्स टेक देयर कोर्स, तो इस चीज़ से उसे चिढ़ है कि आपने अपना किरदार अदा करना होता है, ऐसे आज़ादी नहीं मिलती। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, वाई इज़ फ्रीडम लाइकन टू अ स्ट्रांग सीड? द स्पीकर likens freedom to a strong seed because it is a powerful and resilient idea that can grow and flourish even in the difficult conditions, implying that it has the potential and bring about the significant change। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको ये लगता है कि ये जो फ्रीडम है ये बोना पड़ता है, उसके बाद ही आपको पौधा मिलता है, अगर आप अपनी औलाद को भी ये सिखा देंगे कि गुलामी गुलामी, तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब है ये वो बीज है जो बचपन से ही बोना चाहिए। इंसान को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फ्रीडम एंड व्हाट इज़ स्लेवरी। तो वो कहते हैं ना कि जो परिंदा पिंजरे में पैदा हुआ हो उसको ये लगता है कि उड़ना एक बीमारी है। तो जाहिर सी बात है, जिस शख्स ने अगर ज़िंदगी में पक्के मकान में जो नहीं रहा, उसको आप कैसे कहेंगे कि तू जहाज़ के ख्वाब देख। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि ये एक बीज है जो कि शुरू से चलता आएगा, तभी जाके आप इसका शजर काटेंगे। How does the speaker convey the urgency and importance of the freedom in his life? The speaker conveys the urgency and importance of freedom by emphasizing that they need it now, not in the future, and that is essential for their survival and well-being। तो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं मैं आज जिंदा हूँ तो मुझे आज ही आज़ादी चाहिए, मेरी डेड बॉडी को आज़ादी नहीं चाहिए। उसके बाद अगर तुम ये कहो कि हम आज़ादी दे देते, ये तो मर गया, ठीक है, तो उसे आज ही चाहिए। What is enjambment? Explain with the reference to the poem।
Enjambment is a poetic device in which a sentence or phrase continues into the next line without punctuation. ठीक है, ये ऐसी एक टेक्निक है जो पोएट यूज़ करते हैं जब लाइन के एंड पे वो कोई पंक्चुएशन यूज़ नहीं करते, साथ वाली लाइन पढ़ें तभी जाके मीनिंग कंप्लीट होता है। इन पोएम एन एग्जांपल ऑफ एंजॉयमेंट इज आई डू नॉट नीड माई फ्रीडम व्हेन आई एम डेड। ठीक है, देखिए आप दो लाइनों में कोई ये नहीं होगी, ये सीधा लाइन जा रही है। और इसी तरह आई कैन नॉट लिव ऑन टुमारोज ब्रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ फ्लो एंड कंटिन्यूटी एम्फसाइजिंग द कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज एक्सप्रेस्ड। उसके बाद है What might be the significance of the speaker emphasizing their right to stand on my 2 feet in the pursuit of freedom? The speaker emphasizes their right to stand on my 2 feet to convey their desire of autonomy. Autonomy mean आज़ादी, self-sufficiency, कि वो खुद मुख्तियार हो, एंड इक्वलिटी और बराबरी, उसे मसावत दी जाए। इट इज़ अ पावरफुल सिंबल ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम implying that they will no longer be oppressed or marginalized। ऐसा नहीं है कि मज़ीद भी उनको किनारे पे डाला जाए, कमज़ोर किया जाए, उनको भी आज़ादी की ज़रूरत है। तो ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस हैं। पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन क्या क्या होती हैं पोएटिक डिवाइसेस, इसी के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। मीटर होता है, रिदम होता है, विजुअल होता है, जो इमेजरी वगैरह होती है। ठीक है, लेकिन इस पोएम की बात कर रहा है कि इसमें मेटाफर यूज़ हुआ है, इंजैममेंट यूज़ हुआ है और एलिट्रेशन यूज़ हुई है। अगर हम एलिट्रेशन, इंजैममेंट का हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा है, और अगर हम एलिट्रेशन की बात करें तो देखिए स्ट्रॉन्ग सीड, ये भी एस से शुरू हो रहा है और ये भी एस से शुरू हो रहा है। थ्रू आउट द पोएम यही चीज़ें इसी तरह इस्तेमाल हुई है। उसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएम why does the speaker reject the idea of letting things take their course? Because the speaker believes in proactive action of freedom। तो वो कहता है कि आपने भी कुछ ना कुछ करना होगा, तभी जाके आपको फ्रीडम मिलेगी। How does the speaker assert their right to freedom in the poem? क्या कहता है, by standing on their 2 feet and claiming ownership of the land। यही वो बात कर रहा है। What figurative language is used in the line the freedom is a strong seed planted in great need? ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, मेटाफर की बात हो रही है। How does the repetition of the phrase I want freedom just as you contribute to the overall impact of the poem? It reinforces the universality of the desire for freedom। ये जनरल बात हो रही है। उसके बाद है what emotions or attitude does the speaker convey toward the pursuit of freedom? क्या कहता है वो, डिटर्मिनेशन की बात करता है। कहता है कि ऐसी बात नहीं है अगर आप ये समझते हैं कि आपको ऐसी ही फ्रीडम मिल जाएगी। ओके, उसके बाद है जी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी से पहले ये ज़रा साइड पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड टेक्स्ट एनालिसिस। स्किमिंग क्या होती है, कभी भी आप कोई बुक खरीदने जाएं तो आप उसका पहला पेज खोलते हैं, कंटेंट देखते हैं कि उसमें चैप्टर कौन कौन से, इसको स्किमिंग कहते हैं। आप पूरा तो नहीं पढ़ते, लेकिन चैप्टर और हेडिंग्स देख के आपको पता चल जाता है कि ये बुक आपने खरीदनी है या नहीं। इसे स्किमिंग कहते हैं। स्कैनिंग का क्या मतलब होता है, स्कैनिंग थोड़ा इससे डीप होती है कि आप उसकी सब हेडिंग्स वगैरह और थोड़े से कुछ पैराग्राफ देख के फिर देखते हैं कि ये आपने, फिर आप उसको पढ़ते हैं, इसको कहते हैं स्कैनिंग। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं कि इंटेंडेड ऑडियंस के, उसमें कौन कौन से ऑडियंस को टारगेट किया गया है। कोई बच्चों के लिए हो सकती है, कोई जनरल हो सकती है, कोई फ्रीडम के लिए हो सकती है, कोई स्लेवरी के लिए हो सकती है। तो इन्फर द थीम, इन्फर का मतलब होता है उसमें से निकालना। जब आप बुक पढ़ लेते हैं आपको पता चलता है कि व्हाट दैट बुक वाज अबाउट। ठीक है, उसी तरह मेन आइडिया उसका क्या हो सकता है। फिर आप देखते हैं कि उसमें फैक्ट की बात की गई है, ओपिनियन की बात की गई है। फैक्ट की बात होगी तो वो उसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी, अगर ओपिनियन की बात होगी तो उसको कोई एग्री या डिसएग्री कर सकता है। ठीक है, अब साइंस की बुक हो तो उसमें फैक्ट्स ही डिस्कस किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं करेक्शन ऑफ द कॉमन एरर्स द फॉलोइंग। अच्छा ठीक है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात हो रही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके बाद वर्ब भी आपने उसी के साथ लगाना है, और वो अगर सिंगुलर है तो आपने वर्ब भी उसी के साथ लगाना है। उस लैक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, देखें, एज द नेम इम्प्लाइज द वर्ब यूज। ठीक है, ये बता रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसको पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि इसकी एक्सरसाइज वैसे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो देखें, द बॉय वाज रीडिंग,
सिंगुलर है, अब हम ये नहीं कह सकते द बॉय वर रीडिंग, ठीक है, तो सिंगुलर है तो उसके साथ हमने वाज लगाया। द गर्ल्स प्लूरल आ गया तो इसके साथ हम वर लगाएंगे, तो प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे। उसके बाद प्रोनाउन एरर्स की बात कर रहा है। प्रोनाउन एरर्स अकर व्हेन प्रोनाउंस डू नॉट एग्री इन द नंबर विद द नंबर टू विच दे रेफर। तो इसी तरह ये जो ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ी है, अगर हमने पहले सिंगुलर लगाया हुआ है और उसके बाद वर्ब हमने प्लूरल का लगा दिया है तो इसे क्या कहते हैं, ये प्रोनाउन एरर्स होता है। अब इसी तरह इफ द नाउन इज सिंगुलर, कि अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर की बात करेंगे और प्लूरल है तो उसके लिए प्लूरल की बात करेंगे। अब देखें, एवरीबॉडी मस्ट ब्रिंग देयर ओन लंच। अब देखें, एवरीबॉडी की बात तो हो गई, ये तो ठीक हो गई, लेकिन एवरीबॉडी सिंगुलर है या प्लूरल है? एवरीबॉडी हमारे पास सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या उसने कर दिया, देयर कर दिया, तो ये तो प्लूरल का है, इसलिए ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। इसी तरह एवरीबॉडी की अगर बात हो रही है तो हिज और हर की बात करेंगे, ये अब करेक्ट होगा। अब मिस्टेक इन द अपॉस्ट्रॉफी यूज, अपॉस्ट्रॉफी को देखें, अपॉस्ट्रॉफी आर यूज्ड टू शो द पोजेशन। किस चीज को, मलकियत को शो करता है। जब आप कहते हैं कि ये मेरा है, ये उसका है, ये तेरा है, ठीक है, इसे मलकियत कहते हैं, पोजेशन कहते हैं। However, you do not use an apostrophe after the possessive pronouns such as my, mine, our, ours, ठीक है, इनके बाद वो कहते हैं नहीं लगाते हम, ठीक है। अब ये कैसे होता है, बाज़ औक़ात हम डबल मीनिंग कर जाते हैं। मैं ये बाद में जो एग्जांपल लिखी हुई है आपको समझाता हूँ। अब देखें, my mother's cabin is next to his cabin। अब देखें, इसके साथ हमने अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगानी। अगर his की बात हो रही है तो पहले हमें बता दिया गया कि ये पोजेशन है। अब पोजेशन तो अपॉस्ट्रॉफी भी पोजेशन की बात करती है, तो ये क्या हो गया, डबल हो गया, इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट है। अब देखते हैं, माई मदर्स कैबिन इज नेक्स्ट टू हिज कैबिन, ठीक है, अब ये करेक्ट हो गया कि इसके बाद ज़रूरत नहीं है अपॉस्ट्रॉफी की। अब देखें, ये एक सादा सी एग्जांपल मैंने लिख दी है। मैं कहता हूँ आई डू नॉट डू नथिंग। अब देखें, इसमें मैंने डू नॉट भी कर दिया और नथिंग भी। नथिंग क्योंकि खुद भी एक नेगेटिव मीनिंग देता है, तो डू नॉट लगाने की क्या ज़रूरत थी। अगर मैं इसी को कहता हूँ आई डू नथिंग, अब देखें, नथिंग क्योंकि नेगेटिव मानी दे रहा है तो यहाँ पे ये दूसरा सेंटेंस जो है ठीक है। तो इसी तरह हमारे यहाँ सेंटेंस में भी गलतियाँ हैं, जो हमने हिज और हिज का पढ़ा है कि वहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी अगर पोजीशन की अलामत है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिज बजाते खुद पोजीशन की बात कर रहा है। उसके बाद है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी किसको कहते हैं, अननेसेसरी रेपिटेशन को कहते हैं, कि जिसकी ज़रूरत ही ना हो, कोई भी वर्ड ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हो। देखते हैं ज़रा, रिडंडेंसी इज़ व्हेन वी यूज़ टू और मोर वर्ड्स टुगेदर दैट मीन द सेम, ठीक है, ऐसे वर्ड जो हम बार बार यूज़ करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। आगे ये एग्जांपल से आपको समझ आएगा, बहुत खूबसूरत एग्जांपल जिसने दी हुई है। वी आल्सो से समथिंग इज रिडंडेंट व्हेन अ मॉडिफायर्स मीनिंग इज कंटेन्ड इन द वर्ड इट मॉडिफाइज, ठीक है, तो कहते हैं कि हम उस वक्त भी ये कह सकते हैं कि रिडंडेंट हैं, कि बाज़ औक़ात जैसे यहाँ पे हेज़ में वही चीज़ आ गई है, तो कहते हैं बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज भी हम यूज़ कर देते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताई कि आई डू नॉट डू नथिंग। नथिंग में नेगेटिव मीनिंग आ गया, इसके बाद ज़रूरत नहीं है डू नॉट लगाने की, ठीक है, नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह इन केस द रिडंडेंसी हैज़ टू बी रिमूव, ऐसे मामलात में क्या होगा, तो वो भी रिमूव करनी होती है। अब देखें, आई रिटर्न बैक फ्रॉम कराची। अब देखें, ये जो रिटर्न है ना, रिटर्न है, इसका मतलब होता है वापस आना। अब इसके साथ बैक नहीं लगता, या तो आप कहेंगे आई केम बैक फ्रॉम कराची, ठीक है, रिटर्न आ गया है तो बैक लगाने की जरूरत नहीं है, इस वजह से ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। आई रिटर्न फ्रॉम कराची, अब ये सेंटेंस हमारे पास क्या हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह वुड यू प्लीज रिपीट अगेन। अब देखें, रिपीट का मतलब भी क्या होता है, दोबारा कहना। अगेन का मतलब क्या होता है, अगेन का मतलब भी दोबारा होता है। अब एक बात हमेशा आपने जहन में रखनी है, ये जनरली तो हम बोलते रहते हैं, हम यहाँ पे ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम फॉर्मल इंग्लिश की बात कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, हम पढ़ी लिखी डिस्कशन, एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं, इस वजह से हम रूल को डिस्कस कर रहे हैं। जनरली अगर लोग बोल रहे होते हैं, वो क्या होता है, वो होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में तो क्या होता है, आपने सिर्फ अपना मैसेज कन्वे करना होता है। तो हम जब भी रूल की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम फॉर्मल और इंग्लिश के रूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, वुड यू प्लीज रिपीट अगेन। अब रिपीट आ गया तो अगेन की जरूरत नहीं है, तो कैसे लिखेंगे हम, वुड यू प्लीज रिपीट इट, ठीक है, ये करेक्ट होगा।
और मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स हैं, ये आगे पढ़ते हैं ज़रा। इसी के साथ ये कहता है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सो दैट दे आर नो लॉन्गर रिडंडेंट। इनको देखते हैं। साइम्स अलार्म वाज सेट फॉर 7 AM इन द मॉर्निंग। अब देखिए AM अगर आ गया है तो AM मॉर्निंग के बारे में बताता है, तो इन द मॉर्निंग की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह द बर्गलर किसको कहते हैं? चोर को कहते हैं। द बर्गलर रिटर्न बैक टू द सीन ऑफ द क्राइम। रिटर्न बैक, ये यहाँ पे हम एग्जांपल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिटर्न के बाद बैक नहीं लगेगा, यहाँ पे बैक इजाफी है। ये जिनके साथ मैंने रेड अंडरलाइन किए हुए हैं, इसका मतलब है ये इजाफी आए हुए हैं। इनको हम ख़त्म कर दें तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाता है। अब देखें, एट द एंड ऑफ द कंसर्ट द क्राउड रोज टू देयर फीट एंड गेव द म्यूजिशियन अ स्टैंडिंग ओवेशन। अब देखें द म्यूजिशियन, अब यहाँ पे जब कंसर्ट आ गया तो हमें पता है कि कंसर्ट पे कौन होता है, तो यहाँ पे द म्यूजिशियंस यहाँ पे मेरे हिसाब से गलत है। वी ऑल नीड टू कोऑपरेट टुगेदर और वी विल नेवर मेक एनी प्रोग्रेस। अब देखें, कोऑपरेट का मतलब है ताउन करना, और टुगेदर वो भी एक दूसरे के साथ होना। तो यहाँ पे टुगेदर क्या है? इजाफी आया हुआ है। For most people, riding in the hot air balloon is unique once in a lifetime opportunity। अब देखें, ये आपने पढ़ा होगा कि ये जो एयर बलून होता है ये थर्मल्स के ज़रिए उड़ता है। उसमें पहले आग लगाई जाती है। जब हवा के थर्मल होते हैं, वो जो थर्मल लाइट हर्ट जो जिनका कम वज़न होता है वो ऊपर जाते हैं, और जो हैवी हवा के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आते हैं। आप इसको जनरल सी बात देख लें कि हम रोशनदान ऊपर क्यों लगाते हैं, हम रोशनदान नीचे क्यों नहीं लगाते अगर लाइट नहीं, हम क्योंकि उससे गर्म हवा बाहर जाती है। तो एयर बलून इसका भी यही होता है कि उसमें हम आग लगाते हैं तभी वो हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट होते हैं, तभी वो ऊपर उड़ते हैं। तो यहाँ पे हार्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एयर बैलून से हमें समझ आ जाती है कि जब आग में अपने हवा में उड़ना है तो उस बैलून में आग ही होती है, हार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। द स्टूप्स एडवांस्ड फॉरवर्ड टूवर्ड द विलेज। अब देखें, एडवांस्ड का मतलब भी होता है आगे बढ़ना, फॉरवर्ड का मतलब भी होता है आगे बढ़ना। तो यहाँ पे फॉरवर्ड इजाफी आया है। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है, यूज एन एडजेक्टिव डायरेक्टली बिफोर द वर्ड यू वांट टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब। दिस कैन हेल्प यू टू अवॉइड द कंफ्यूजन और गिविंग समथिंग अ क्वालिटी इट डजंट हैव। तो होता क्या है इसमें, अब दो चीज़ें होती हैं कि हम जब मॉडिफायर को इधर उधर कर देते हैं तो वो मीनिंग चेंज हो जाता है। अब देखें, मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ, उर्दू का सेंटेंस है रोको मत जाने दो। अब ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे देखें इसका आपको मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा होगा। अब मैं इसके साथ अगर मॉडिफाई कर देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ, मैं यहाँ पे कामा लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ रोको मत जाने दो, इससे आपको बात क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ रोको मत जाने दो, अब ये मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम मॉडिफायर भी एक दूसरे के साथ अलग करके लिख देते हैं तो वो भी मीनिंग चेंज हो जाता है। अब देखते हैं ज़रा, सिटिंग इन द गार्डन अ स्कॉर्पियन स्टंग हर, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी जिसके साथ आपने लगाना होता है एडजेक्टिव तो उसी के साथ लगाना होता है। अब ये ऐसे लगता है कि ये स्कॉर्पियन की बात कर रहा है कि वो गार्डन में बैठा था, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? बंदे की बात कर रहे हैं। वो कौन है? शी है। ठीक है, सिटिंग इन द गार्डन शी वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। ठीक है, अगर स्कॉर्पियन बैठा हुआ था गार्डन में तो ये तो सेंस नहीं बनती। तो इसलिए जिस बंदे को डसा गया है तो इसके साथ हमेशा सब्जेक्ट लगाया जाता है, जो कि नॉमिनेटिव केस होता है, जिसके साथ हम लगाना चाहते हैं जो डसा गया, क्योंकि स्कॉर्पियन ने तो डसा है और ये जो शी है ये बेचारी को डंग उसने मारा है। अब देखें, ही ओनली ईट्स फ्रूट। अब ही ओनली ही के साथ लगा गया, इसका मतलब वो माँ बाप का इकलौता है। लेकिन अगर इधर हम कहते हैं ही ईट्स ओनली फ्रूट का मतलब है कि वो सिर्फ फ्रूट खाता है। तो फ्रूट के साथ ओनली आया है तो ये इधर इसका ये मीनिंग हो जाएगा, ही के साथ ओनली आया है तो इसका मतलब होगा इकलौता। इसी के साथ आगे है जी पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का क्या मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप यूज़ करें एक जैसी यूज़ करें। अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तो एक जैसा यूज़ करें। अब इसको पढ़ते हैं।
Parallelism is the sentences relates to the structure of the sentence. In other words, the different phrases. अब देखें different phrases की बात हो रही है. Words performing the same function, जो कि same function perform कर रहे हैं, should have the same structure. उनका structure भी same होना चाहिए. अब देखते हैं. हानिया likes to shop, paint and cooking. अब देखें पेंट शॉप ये तो हमारे पास इन्फिनेटिव आ गए और कुकिंग आगे इसने क्या कर दिया, उसको जेरेंड बना के नाउन कर दिया. तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. अब इसको कैसे हम ठीक करेंगे, आगे इसने दोनों सिचुएशंस दी हुई हैं. हानिया लाइक्स टू शॉप, पेंट एंड कुक. अब देखें कुकिंग वो थोड़ा सा पैटर्न से निकल गया था, इस वजह से इनकरेक्ट था. तो यहाँ पे कुक आ गया है, तो ये ठीक है. या तो फिर सब का हम ING वाला सीन कर देंगे. हानिया लाइक्स शॉपिंग, पेंटिंग एंड कुकिंग. ये नीचे वाले दोनों करेक्ट हैं, ऊपर वाले में पैरेललिज्म नहीं है. जिस चीज़ की हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो स्ट्रक्चर उसके साथ सेम फॉलो करना होता है. उसके बाद देखे हैं कामा स्प्लाइस. ठीक है, यूजिंग अ कामा टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लास या सेंटेंसेस टुगेदर इज अ कॉमन मिस्टेक. ठीक है, कि जो इंडिपेंडेंट क्लासेस के लिए हम कामा यूज़ करते हैं तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो आमतौर पर लोग करते हैं. इफ़ यू वांट टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लास, अगर आप टू इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ अ सेमीकोलन. आप सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं, ना कि कामा. अब देखें आई ऑर्डर पिज़्ज़ा, आई ऑर्डर पिज़्ज़ा, इसका प्रोनाउंसिएशन है पिज़्ज़ा. ठीक है, आई आल्सो ऑर्डर गार्लिक नॉट्स. अब ये इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसने ये हमें कामे का बता रहा है, तो ये इनकरेक्ट है. आई ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा और सेमीकोलन आई आल्सो ऑर्डर्ड द गार्लिक नॉट. अब ये ठीक हो गया. उसके बाद है फॉल्टी कंपैरिजन. अब फॉल्टी कंपैरिजन क्या होते हैं कि एक चीज़ का कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं, लेकिन वो हम फिर कोई वर्ड ऐसा लगा देते हैं जिससे हम गलत उसके मीनिंग जाते हैं. अब देखते हैं फॉल्टी कंपैरिजन. A faulty comparison is one that is not logical, जिसकी लॉजिक ही ना बनती हो. Items that are compared must in fact be similar. तो जिनको हम कह रहे हैं, तो क्या जानवर की बात करेंगे तो उसके सामने जानवर की बात करेंगे, इंसान की बात करेंगे तो उसके साथ इंसान की बात करेंगे. अब देखते हैं यहाँ पे The weather in Canada is colder than Mexico. अब देखें यहाँ पे तो वेदर इन कनाडा की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिको की बात होगी. मैक्सिको की हमने मौसम की बात नहीं की. देन तो कंपैरेटिव हो गया ना. तो यहाँ पे देखें द वेदर इन कनाडा इज कोल्डर देन द वेदर इन मैक्सिको. अब ये जुमला बराबर हो गया. या नीचे मैंने एक फॉर्म लिख दिया द वेदर इन द कनाडा इज कोल्डर देन दैट इन मैक्सिको, या दैट ऑफ मैक्सिको, कि उसके भी मौसम की हम बात करें. ये ना कहें कि कनाडा का मौसम मैक्सिको से अच्छा है, वो तो मैक्सिको मुल्क की बात होगी. हम मैक्सिको के भी वेदर की बात करें. ये होते हैं फॉल्टी एरर्स. उसके बाद एक्टिविटी है. ठीक है, एक्टिविटी क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई द एरर्स एंड करेक्ट देम. अब देखें मैनी पीपल्स अटेंडेड द फ्यूनरल ऑफ द ग्रेट मैन. तो ये यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं रेड, यहाँ पे गलती है, पीपल के साथ एस नहीं आता. तो ये एक कॉमन मिस्टेक है. एक बात याद रखें, हमारे पास ये जो वर्ड है ये मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, शीप है, फिश है, पीपल है. ये जब भी आएंगे सिंगुलर प्लूरल, पीपल का तो सिंगुलर पर्सन होता है, ये उसी का प्लूरल है. फिश है, शीप है, ये जब भी आएंगे सिंगुलर प्लूरल, इनके साथ हम एस या ES का इजाफा नहीं करते. लेकिन अगर इन्हीं के साथ आया हुआ हो वैरायटी ऑफ, जब इनके साथ ये वर्ड आया हुआ वैरायटी ऑफ फिशेस, वैरायटी ऑफ शीप्स, वैरायटी ऑफ पीपल्स, फिर इनके साथ हम एस या ES का इजाफा कर सकते हैं. शीप के साथ भी हम एस लगा सकते हैं. ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखनी है. जब इनके साथ वैरायटी आ जाए तो उसका मतलब है हम इसके साथ एस लगा सकते हैं, अदरवाइज ये कॉमन मिस्टेक होती है. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी. द शेफर्ड टुक द कैटल्स टू द फील्ड. ये कैटल्स के साथ भी वही, कैटल भी हमेशा ये अपना कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ एस हम नहीं लगाते होते. सितारा कुड नॉट अंडरस्टैंड्स, कुड आ गया है तो कुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते होते हैं, इसके साथ एस या ES का इजाफा नहीं हो सकता. व्हाट द टीचर वाज सेइंग. ठीक है, और
डू यू नो द इम्पॉर्टेंस, अच्छा इम्पॉर्टेंस के साथ ऑफ आता है, यहाँ पे प्रीपोजिशन की गलती है, ठीक है। लाफ इज द बेस्ट मेडिसन, अब देखें लाफ जो है ये बेयर इन्फिनेटिव इसने दे दिया, अगर इन्फिनेटिव की बात करेंगे तो या तो टू लाफ आएगा या लाफिंग आएगा, टू लाफ इज द बेस्ट मेडिसन या लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसन, इनमें से कोई करेंगे तो ऐसे बेयर इन्फिनेटिव से सेंटेंस गलत हो जाता है। द फ्लॉक ऑफ द शीप्स, ये वही बात जो मैंने ऊपर आपको बताई है, द फ्लॉक आ गया है तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, जब वैरायटी ऑफ शीप होता तो फिर हम एस या एस का इजाफा कर सकते थे। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का जो सिंगुलर है वो है चाइल्ड, तो चिल्ड्रन आ गया तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे, वाज नहीं लिखेंगे, इसके साथ ये गलती है। द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू सरप्राइज मिस होम्स ऑन टीचर्स डे, ये वही बात है कि टीचर डे आया तो वो है, यहाँ पे हमने पोजेसिव फिर वही एस लगा दिया, ठीक है। आई सा रहीम व्हेन आई एम ऑन द, अच्छा ये देखें आई सा रहीम पास्ट की बात हो रही है तो आगे भी हमने पास्ट ही लगाना होता है, इसके साथ हम प्रेजेंट मिक्स नहीं कर सकते। आई सा रहीम व्हेन आई वाज, ठीक है, ना कि आई एम, तो यहाँ पे एम और वाज को रिप्लेस करना है। अब देखिए मैन हैव डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब देखिए मैन यहाँ पे सिंगुलर आया हुआ है और हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, तो इस सेंटेंस में यही गलती है कि या तो हम मैन करेंगे या फिर उधर से हैज़ करेंगे। अगर हम हैज़ सिंगुलर कर देते हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा सेंस नहीं बनाता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मर्द नेचर पे डिपेंड करता है और बाकी नहीं करते, ठीक है, इसलिए मैन को हमने प्लूरल कर देना है, हैव आगे ठीक लगा हुआ है। उसके बाद देखें रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट एंड करेक्ट द एरर्स, इसमें एरर्स दी हुई हैं। अब देखें यहाँ पे व्हेन वी वर आएगा, वी आ गया तो उसके साथ वाज नहीं आता, और इसी तरह जब सब्जेक्टिव केस की हसन एंड आई आएगा, हसन एंड मी नहीं आएगा, क्योंकि हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मी उसका क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। इसी तरह अब पास्ट की बात हो रही है तो ये आपने मजीद जहन में रखना है, ठीक है, मैं सिर्फ जो गलतियां हैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रीज इन द ड्राइव अवे माई फादर हाउस एंड अनॉयड आवर नेबर, क्योंकि यूज्ड आया हुआ है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो अनॉयड आएगा। और इसी तरह वी शुड सिट अक्रॉस फ्राम, अक्रॉस ईच अदर आएगा, अक्रॉस के बाद फ्राम नहीं आता, यहाँ पे ये सिट अक्रॉस आ गया है, दो प्रीपोजिशन इसने क्या कर दिए हैं, एक साथ लगा दिए हैं। अब यहीं पे अब देखें आगे लिखता है पेयर ऑफ द हाई ब्रांचेस आवर नेकेड फुट डैंगलिंग आवर ट्राउजर, अब आवर यहाँ पे आ गया तो आगे आवर की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह आएगा आवर नेकेड फुट डैंगलिंग ट्राउजर पॉकेट फिल्ड विद द ड्राई मलबरीज एंड वालनट। और इसी तरह आगे अगर हम बात करेंगे वी टुक, यहाँ पे देखें पास्ट की बात हो रही है तो आगे इसने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी, तो ये गलत है, ईट की जगह एट आएगा, पास्ट को हमेशा पास्ट से फॉलो किया जाता है। अब देखें आई कैन स्टिल सा, अब स्टिल की बात आ रही है तो इसका मतलब है प्रेजेंट पे उसने स्विच कर लिया है, ठीक है, कि मैं वो उस लम्हे को अब भी याद कर सकता हूँ, तो यहाँ पे सी आएगा। और इसी तरह अगर हसन की बात हो रही है, क्योंकि हसन मेल है तो यहाँ पे इसने हर लिख दिया है, ये क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। और इसी तरह इस लाइन में भी आई कैन स्टिल सी हर, ठीक है, यहाँ पे भी हिज आएगा, हर नहीं आता। और इसी तरह आगे जो लास्ट इसकी है अ मीटी अपेंडेंज दैट लुकिंग लाइक, तो लुक्ड लाइक आएगा, ना कि लुकिंग लाइक आएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। उसके बाद देखते हैं ग्रामर पोर्शन है, इसमें सेंटेंस की बात आ रही है, सेंटेंस स्ट्रक्चर एज ए ग्रामेटिकल कंपोनेंट, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये ग्रामेटिकल कंपोनेंट ही है, दैट टेल्स यू एग्जैक्टली वेयर एंड हाउ ईच कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस शुड बी प्लेस्ड, तो जाहिर सी बात है इसी से हमें पता चलता है कि कैसे एक सेंटेंस लिखा जाएगा इन ऑर्डर टू ब्लेंड एंड मेक सेंस, कि कैसे उसका जो मीनिंग होगा वो क्लियर होगा, ऊपर हम अभी ही डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। The Collins Dictionary defines sentence structure as the grammatical arrangement of the word in a sentence, तो जाहिर सी बात है ये ग्रामेटिकली अरेंजमेंट है जब हम कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट, ठीक है, या सब्जेक्ट या प्रीडिकेट। इन अदर वर्ड द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज व्हाट डिफाइंस द वे सेंटेंस विल लुक एंड साउंड, ठीक है, कि इसी से हमें पता चलता है कि हम सेंटेंस में कहना क्या चाहते हैं और उसमें कौन कौन से पार्ट हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखें द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस है
A sentence in the English language consists of at least a subject and a predicate. Predicate क्या होता है? तो ये याद रखें, पहले सब्जेक्ट वर्ब हम ऑब्जेक्ट की बात करते थे, तो अब जब भी सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो सारा सेंटेंस होता है उसको हम प्रीडिकेट कहते हैं। इसको या लिंग्विस्टिक की ज़बान में सब्जेक्ट को थीम भी कहते हैं और बाकी को रीम भी कहते हैं, RHEME, रीम। ठीक है, प्रीडिकेट को रीम भी कहते हैं। जिसके बारे में बात हो रही होती है उसे सब्जेक्ट या थीम कहते हैं या फिर उसे रीम भी कहते हैं। तो इधर हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे इसके प्रीडिकेट की बात कर रहे हैं। अब देखें सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन दैट डज द एक्शन। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक्शन डूअर को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब एग्जांपल देखें, द सन इज शाइनिंग। द सन जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसने क्या किए हुए हैं, इसने हाईलाइट किया हुआ है, और इज शाइनिंग हमारे पास क्या है, प्रीडिकेट है। द स्काई है, ये भी सब्जेक्ट है। टुडे इज वेडनेसडे, ठीक है, टुडे है, ठीक है, आज की बात हो रही है। इसी तरह प्रीडिकेट क्या है, द वर्ब इज द एक्शन परफॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जो भी एक्शन वो कर रहा होता है। देखिए आई जो है ये हमारे पास क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट है। बाकी जो यहाँ पे हाईलाइटेड है ये हमारे पास सारे क्या है, प्रीडिकेट है। आई के अलावा लव बिरयानी एंड चिकन, ये प्रीडिकेट है। मैरन के अलावा हैज अ पेट, ये भी प्रीडिकल है। कैन ड्रा, ये भी क्या है, हमारे पास प्रीडिकेट है। कंपोनेंट ऑफ द सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, लाइक अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। ठीक है, जैसे उसके टू पार्ट हैं, कौन कौन से टू पार्ट हैं हमारे पास, हमने अभी बात की है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो इट हैज 5 मेन कंपोनेंट्स दैट मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस एंड दे आर। ठीक है, और कौन कौन से हैं वो, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ठीक है, और इसी तरह एडजंक्ट है। एडजंक्ट किसको कहते हैं, एडवर्ब को कहते हैं। ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन इनमें एक माइनर सा डिफरेंस है। वो माइनर सा डिफरेंस क्या है, अगर मैं कहता हूँ ही डिड ब्यूटीफुली, अब ये जब नॉर्मल हम उसकी बात कर देते हैं, एडवर्ब की बात कर देते हैं, तो वो एडवर्ब है। लेकिन अगर किसी तरह मैं कहता हूँ ही केम ऑन टाइम, अब ऑन टाइम मैंने एक फ्रेज बना के दे दिया, तो उसको हम एडजंक्ट कहते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल चीज़ यहाँ पे नॉर्मल एडवर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज दोनों को आप एडवर्ब कह सकते हैं। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगा सेंटेंस क्योंकि मैंने लिखा हुआ नहीं है, तो आप सिंपली इनको ज़हन में रखें कि ये एडवर्ब को कहते हैं। Now let us look at each of these components in detail. ठीक है, अब डिटेल से बात कर रहा है। A noun performs the action, सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है और एक्शन परफॉर्म करता है। It answers the question who, तो कहते हैं सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो who से हम पता कर सकते हैं, उसके बारे में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि who, कौन। In other words, subject can be identified by asking the question who। ठीक है, वही बात, अ सब्जेक्ट टेक्स द फर्स्ट प्लेस इन द मोस्ट केसेस। अब देखें ये मैंने मोस्ट को क्यों रेड हाईलाइट किया हुआ है। एकेडमिक राइटिंग में जब भी आप एकेडमिक राइटिंग करते हैं, स्टेफन बेली की एक बुक है द एकेडमिक राइटिंग, उसमें वो कहता है कि आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। आप क्लेम कैसे कर सकते हैं, अगर आप कह रहे हैं क्यों, क्योंकि अगर कोई दूसरा आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट बैठा हुआ है एकेडमिक्स में तो वो उसकी मर्जी है। तो यहाँ पे इसलिए इसने लफ्ज़ मोस्ट किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है एक्सेप्शंस आर देयर एवरीवेयर। ठीक है, मोस्ट केसेस स्पेशली इन द डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब देखें, द चाइल्ड केप्ट क्राइंग, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। आवर स्कूल टीम, जो हाईलाइटेड हैं ये सारे क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, वर्ब है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने लगा है अभी। ये मैंने जो गो और मूव लिखा हुआ है, इन एवरी सेंटेंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड कैन बी सेड टू बी द वर्ब। तो जो वर्ब होता है ये हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये कैसे होता है, एक बात याद रखें, क्लास में आपने कोई ना कोई ऐसा काम किया है और टीचर आता है, वो कहता है स्टैंड अप। टीचर ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया होता, आप सारे क्यों खड़े हो जाते हैं। ठीक है, या कोई आपको कहता है गो, या कोई कहता है मूव। ये जो मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए हैं, गो, मूव, स्टैंड अप, डू इट। ठीक है, ये जो कमांड सेंटेंस होते हैं, ये सिर्फ वर्ब यूज होता है, और इस वर्ब में इतना पावर होती है कि उससे हमें बात समझ आ जाती है। क्यों,
क्योंकि इसको कहते हैं जो सेकंड पर्सन होता है वो अंडरस्टूड होता है, कि जिससे आप बात कर रहे होते हैं वो अंडरस्टूड होता है सामने वाला सेकंड पर्सन। इसे इम्प्लाइड मीनिंग भी कहते हैं। जो इम्प्लाइड होता है वो सामने वाला होता है, इसलिए सिर्फ वर्ब से हम काम चलाते हैं। तो होपफुली ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अ वर्ब शोज एक्शन और एक्टिविटी और वर्क डन बाय द सब्जेक्ट। रिमेंबर that all verbs including main verbs, helping verb, stative verb, hopefully इन टाइप्स का आपको पता होगा। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो इज आर एम है, स्टेटिव वर्ब वो होते हैं जैसे मैं कहता हूँ ही स्लीप्स, जिससे बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही होती, एक्शन डूअर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही होती। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टेटिव वर्ब। अगर मैं कहता हूँ ही जंप्स, अब जंपिंग में देखें उस सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। अगर मैं कहता हूँ ही स्लीप्स, स्लीप तो सोया हुआ तो है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक्शन वो कर रहा है, तो इसे स्टेटिव वर्ब कहते हैं। और इसी तरह एक्शन वर्ब है जो जंप, या जंप की मैंने बात की वो एक्शन वर्ब है। कम अंडर द कैटेगरी मोस्ट ऑफन, ये दोबारा मैंने रेड वही किया हुआ है, क्यों? क्योंकि इस पे आप क्लेम नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफन वर्ब अपीयर इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा होता क्या है मोस्टली, तो ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब आते हैं। अब देखें, नीना इज राइटिंग अ लेटर, इज क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब है। इट वॉज टू डार्क, अब इट आ गया और उसके बाद वाज आ गया। आई फील वर्ब आ गया, उसके बाद माई फोन है, उसके बाद इज है, उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब है। ताहिल्स डॉग रैन अवे, सेम वही चीज, वर्ब आ गया। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स एक्शन। जाहिर सी बात है कि जो एक्शन को रिसीव करता है, डन बाय द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। और ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन डायरेक्टली। ठीक है, जो डायरेक्टली कर रहा हो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। ठीक है, अगर उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप व्हाट से पूछ सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स मोस्टली अपीयर इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। ठीक है, मोस्टली अपीयर, तो ज्यादातर केसेस में ये होता है कि वो वर्ब के इमीडिएट बाद होते हैं। एंड आर प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस, और वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होते हैं। ये आगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तभी आपको ये क्लियर होगा, कंफ्यूजन नहीं लेनी। उसको सुन के भी आपको समझना है तो फिर आपने बताना है। अब देखिए, हैरी बॉट अ न्यू कार, ये जो न्यू कार है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, माई मॉम मेड अ केक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई मेट माई फ्रेंड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है माई फ्रेंड। शी नोज ऑल द सॉन्ग, ये सारे इसमें क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। जरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं। An indirect object is a noun or pronoun that is a secondary object. It can be identified by asking the question whom. ठीक है, अब ये वो देखें, who से पूछा जा सकता था या what से। ठीक है, किस चीज what से पूछा जा सकता था, और ये हमने किस चीज से पूछना है? whom से पूछना है। ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है अगर क्वेश्चन की बात हम करें। So when there is an indirect object in a sentence, it is mostly placed after the verb. ठीक है, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब के बाद होगा, एंड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले होगा। अब यहाँ पे देखें, इसको मैंने ग्रीन किया हुआ है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने रेड किया हुआ है, और नीचे भी मैंने लाइनिंग वैसे की हुई है। इसका मतलब क्या होगा? बिफोर द, जो रेड होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो ग्रीन होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब देखें, वहाज गेव क्रीम अ केक। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है अ केक, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्रीम है। और यहाँ पे भी माई मॉम बॉट मी आ न्यू ड्रेस, अ न्यू ड्रेस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई गेव हिम अ चॉकलेट, हिम जो है वो इनडायरेक्ट है और चॉकलेट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और सेम इज द केस विद द रिमेनिंग टू सेंटेंसेस, होपफुली दे आर आल्सो अंडरलाइंड, यू गेट दैम। उसके बाद है जी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट एक सादा सा लफ्ज़ है, आपने भी देखा होगा, लोग कहते हैं कि उसने मेरे बारे में कंप्लीमेंट दिया। ठीक है, किसी के बारे में कोई बात कर देना तो इसको कंप्लीमेंट कहते हैं। The words required to complete the meaning of a sentence can be referred
टू एज द कंप्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ठीक है, क्या होता है जब वो उसी के बारे में कोई बता रहा होता है। अब देखें, अ कंप्लीमेंट कैन बी एन एडजेक्टिव, अ नेम और पोजीशन और प्रोफेशन। ये जो अलग अलग चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, एडजेक्टिव, नेम, पोजीशन और प्रोफेशन, क्योंकि आगे इन्होंने एग्जाम्पल इसी तरह की दी हुई है। ठीक है, अब देखें, इट ग्रू डार्क। अब ये डार्क जो है ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है? इट के बारे में बता रहा है, तो ये कंप्लीमेंट है। आगे हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, उसमें आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर होगी। ठीक है, अब ये जो डार्क है ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव। और इसी तरह ही इज़ अ डेंटिस्ट। अब डेंटिस्ट, और इसमें हम क्या क्या ला सकते हैं? प्रोफेशन ला सकते हैं, प्रोफेशन भी हो गया। अब देखें, दैट्स आर डॉग ब्रूनो। ब्रूनो, हमने नेम की भी बात कर ली। ठीक है, ये हमारे पास सारे क्या है? कंप्लीमेंट है। तो इसी तरह complements are further divided into two types based on which component it speaks about. ठीक है, there are two types of complement and they are subject complement और object complement। इसमें कोई भी बात confusing नहीं है। subject complement वो होगा जो subject के बारे में बता रहा होगा, और object complement वो होगा जब कोई लफ्ज object के बारे में बता रहा होगा। आगे आपको ये सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। आप देखें, subject complement, the complement which expresses the quality or identity or condition of the subject। ठीक है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा is called the subject complement। अब देखें, she is doctor। अब ये डॉक्टर किसके बारे में बता रहा है? she के बारे में बता रहा है, तो डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। I am सिंधु। सिंधु जो है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि किसके बारे में बता रहा है? I के बारे में बता रहा है। इसी तरह नसीम is clever, ये जो है ये भी क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। तो सेम इज द केस विद द, और वेरी एक्साइटेड किसके बारे में बता रहा है? स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है। माय ब्रदर के बारे में क्या बता रहा है? टीचर। तो ये सारे क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, द कंप्लीमेंट विच एक्सप्रेसेस द क्वालिटी और आइडेंटिटी और कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल्ड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब देखें, दे मेड हर एंग्री। अब देखें, दे हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गया, हर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये एंग्री किसके बारे में बता रहा है? ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। द स्टूडेंट्स इलेक्टेड सायरा द क्लास लीडर। अब देखें, सायरा हमारे पास यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो द क्लास टीचर किसके बारे में बता रहा है? सायरा के बारे में बता रहा है, तो ये जो ग्रीन मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। और इसी तरह दे नेम्ड देयर डॉटर तूबा, क्योंकि कंप्लीमेंट में हमने पढ़ा था कि वो नाम भी हो सकता है, तो ये किसके बारे में बता रहा है? डॉटर के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। एंड सेम इज द केस विद निदा एंड द फाउंड द मूवी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मूवी के बारे में बता रहा है इंटरेस्टिंग। तो ये सारे हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके बाद है जी एडजंक्ट। एडजंक्ट मैंने आपको कहा था किसको कहते हैं? एडवर्ब को कहते हैं। एडवर्ब का ही ये फंक्शन करता है। इसमें माइनर सा डिफरेंस मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो। एन एडजंक्ट इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्शन। तो वर्ब भी, जो एडवर्ब होता है वो भी किस चीज़ के बारे में बताता है? हमें एक्शन के बारे में बताता है। एन इवेंट और क्वालिटी एंड सो ऑन, या तो वो इवेंट के बारे में बताता है या फिर उसकी क्वालिटी के बारे में। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट दीज वर्ड्स कैन इंक्लूड एडवर्ब्स एंड एडवर्ब क्लासेस। कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ सकती हैं? एडवर्ब भी आ सकते हैं और एडवर्ब क्लासेस भी आ सकते हैं। Adjuncts can be identified by asking the question when, where, why, how often and to what extent। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें adjunct के बारे में है। When using adjuncts, keep in mind that adjuncts can be used at the beginning, ये beginning में शुरू हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये middle में भी आ सकते हैं, या फिर ये end of the sentence। तो adjuncts हर जगह पे आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए yesterday, ये जो हाईलाइटेड है ये क्या हो गया? शुरू में आ गया। ड्यू टू हिज इल हेल्थ, ये भी हमारे पास शुरू में हो गया। अब ये वेरी कहाँ पे आ गया हमारे पास? ये मिडल में आ गया। एवरीडे कहाँ आ गया? लास्ट पे आ गया। एक्सट्रीमली कहाँ आ गया? ये भी मिडल और लास्ट जो कर लें आप। क्यों? क्योंकि उसने 3 सिचुएशंस हमें बता दी है।
वही चीज़ है जो एक्शन के बारे में बता रही है। अब देखें, येस्टरडे वी मेट, अब मेट जो मुलाकात है ये है क्या है, एक्शन है, और येस्टरडे उसी चीज़ के बारे में बता रहा है। अब देखें, ही इज़ वेरी टायर्ड, वेरी किसके बारे में बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है, इज़ के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक्शन के बारे में, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है कि कोई चीज़ किस पोजीशन में है। इसी तरह ड्यू टू हिज इल हेल्थ ही कुड नॉट कम, कम जो है हमारे पास वर्ब है, और कम के बारे में क्या बता रहा है, ड्यू टू हिज इल हेल्थ, कि वो क्यों नहीं आ सका। ठीक है, वाई, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा है। ठीक है, ये इसका जवाब दे रहा है। तो आगे देखते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इन द इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, द इंग्लिश ग्रामर, देयर आर नंबर ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स दैट यू कैन यूज टू मेक योर स्पीच और राइटिंग साउंड और लुक अ लॉट मोर ऑर्गेनाइज्ड। जाहिर सी बात है, आप जितना ज़्यादा लैंग्वेज को खूबसूरत करके लिख सकते हैं, तो ये सारी क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस ही होते हैं। इंटरेस्टिंग एंड प्रोफेशनल, some of the commonly used sentences structures are given with the example। अब ये एग्जाम्पल दी गई है, और ये यहाँ पे आपने बुक पे देख लेना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सब्जेक्ट एस के लिए, वर्ब के लिए है, और इसी तरह SVO है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह अगर SVC है, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट है। तो ये सारे आपने देख लेने, यहाँ पे मैंने मेन चीज़ें बताई हुई हैं इन सेंटेंसेस में। ठीक है, now that you have gone through a number of examples, apply your knowledge to identify the sentence structure of the following sentence. Make sure that you split the sentence according to the sentence structure। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर दिए हुए हैं इन्हीं के मुताबिक तोड़ना है। अब देखें, my dog जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। has been acting, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास verb हो गया, और lately हमारे पास क्या हो गया, adjunct हो गया। इसी तरह इट इज गेटिंग, तो ये हमारे पास वर्ब हो गया। इट हमारे पास क्या हो गया, डमी सब्जेक्ट हो गया। टू कोल्ड, टू हमारे पास क्या हो गया, एडजंक्ट हो गया। कोल्ड हेयर हमारे पास क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो टू कोल्ड हेयर, तो ये एडजंक्ट है पूरा। द स्काई इज ब्लू, अब ब्लू क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि द स्काई के बारे में बता रहा है। इज क्या है, वर्ब है। एवरी ईयर हमारे पास दोबारा एडजंक्ट हो गया। ठीक है, द कंपनी, और ये नाउन हो गया। अपडेट्स, उसके बाद वर्ब हो गया। इट्स रजिस्ट्री, तो ये सेम ऑब्जेक्ट हो गया। बीना बॉट मी अ पेयर ऑफ शूज, मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अ पेयर ऑफ शूज क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बीना क्या हो गया, हमारे पास नाउन हो गया, और बॉट हमारे पास क्या हो गया, वर्ब हो गया। नो बॉडी नोज द आंसर, द आंसर क्या है हमारे पास, ये दोबारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये रेड है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और नो बॉडी नोज वर्ब है। नो बॉडी हमारे पास क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है द मूवी वाज ग्रेट। द मूवी क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। वाज क्या है हमारे पास, वर्ब है। और ग्रेट किस चीज़ के बारे में बता रहा है, मूवी के बारे में बता रहा है। तो ये ग्रेट क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ठीक है, ग्रेट हमारे पास सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आई क्या है, सब्जेक्ट है। वेलकम, ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब उसके साथ आया हुआ है। होम है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। एज सुन एज आई फिनिश वर्क, कि कब आगे उसने, वो हमने पढ़ा था कि एडजंक्ट क्या हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, या क्लास हो सकता है, या ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो ये एडजंक्ट हो गया। इन सितंबर, ये भी एडजंक्ट हो गया। शी क्या है, सब्जेक्ट है। विल बी ट्रेवलिंग, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के साथ पूरा वर्ब है। टू पिशावर, ठीक है, पिशावर क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। माई ब्रदर्स फोन, ये हमारे पास क्या हो गया, नाउन हो गया। इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। वर्किंग मेन वर्ब हो गया। तो सिंपल, होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसके बाद ओरल कम्युनिकेशन है, ये क्लास की है, आपसे टीचर एक्टिविटी करवाएगा। उसके बाद है जी कॉमन वाज द हैवीएस्ट रेस्क्यू फॉर, अच्छा ये जब उसको ले जाया गया उसका प्रोसेस बताया गया कि कैसे ले जाया गया, उसका वज़न कितना था, और इंडिया ये कैसे कैसे उसकी फ़्लाइट उड़ी, ये आपको बताया गया है। कॉमन जर्नी टू अ न्यू लाइफ, ठीक है। अगर उसका डिस्टेंस देखा जाए तो 4157 किलोमीटर डिस्टेंस था। 7 घंटे लगे फ़्लाइट को, और
10.7 है, पता नहीं, या 107 टन है, जो उसके कवर के साथ जो क्रेट उसके लिए बनाया गया था, लोहे का था या वॉटएवर, ये उसका सारा वजन था। अब उसके बाद है राइटिंग, पुट यूर सेल्फ इन द शू ऑफ ए सिटीजन लिसनिंग द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान स्पीच ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट ए फिक्शनल। ये आपकी क्लास का काम है। अगर मैं ये बनाऊंगा तो वीडियो इंतहाई ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता हो तो जो चीज़ें मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, वाटर मार्क में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप लिख के मुझे भेज सकते हैं, तो मैं फीडबैक दे दूँगा। उसके बाद है, to what extent did the founder of Pakistan vision of freedom write an argumentative essay of 200 word। ये argumentative essay मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। मैं हर पेज को 5 सेकंड के लिए पास करूंगा, आप इस ऐसे को देख सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि यहाँ से सिर्फ आइडिया लेना है। अगर आपको लगता हो तो आप मुझे चीज़ें लिख के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, PDF बना के, उस पे मैं क्या कर सकता हूँ, फिर आपको फीडबैक दे सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऐसे है जी। आप रोक सकते हैं कहीं पे भी अगर आपने देखना हो। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाती है। ये नीचे रेफरेंस दिए हुए हैं। रेफरेंस का क्या मतलब होता है, क्योंकि ऐसा हम अभी इस्टेब्लिश्ड राइटर नहीं होते, तो इस वजह से रेफरेंस देने का मतलब होता है कि इस बंदे ने जो लिखा हुआ है इसकी कोई स्टडी है, ये कोई अनपढ़ नहीं है, अपने ही एटलीस्ट ही हैज़ नॉट क्रिएटेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज ओन बेली और स्टमक, ठीक है। तो रेफरेंस के साथ बात करना थोड़ा सा अथेंटिक हो जाता है। उसके बाद ये सेम वही चीज़ें हैं, एनिमल राइट्स है, तो ये आपने करना क्या है, हेडिंग बना लेनी है, लीगल राइट्स उनके बना लेने हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद लीगल राइट्स, एथिकल एंड मॉरल राइट्स, इन्वायरमेंटल राइट, ये आपकी मेन हेडिंग होंगी। और मेन हेडिंग की फिर सब हेडिंग है, और सब हेडिंग की सब हेडिंग भी हो सकती हैं। तो इसी तरह लीगल राइट्स की ये हेडिंग है, और ये जिस तरह दी हुई है ये सारी सब हेडिंग है। सेंटियंस की बात करें तो सराउंडिंग्स को कहते हैं, बाकी इसमें कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। तो ये भी आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, तो मैं इस पे फीडबैक दूंगा। अगर आप में से कोई भी मुझे लिखना चाहे, चेक कराना चाहे, तो आपने बुक का रेफरेंस देना है और पेज नंबर भी साथ लिख के भेजना है। और पोचिंग किसको कहते हैं, फूड कुकिंग वगैरह को कहते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक क्या है, सब्सटेंस ऑन द फेस, कि जो जानवरों के फेस पे चीज़ें रखी जाती हैं वो कैसी है। हाउ वुड यू एक्सप्रेस, तो सेम वही चीज़ है कि ये आप लिख के मुझे भेज सकते हैं। इसको यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो सेम ये आगे वाला भी प्रोजेक्ट जो है, हाउ डू यू फील अबाउट द फ्रीडम, तो यहाँ पे ये हमारा जो फ्रीडम वाला चैप्टर है, सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। होपफुली चीज़ें आपके लिए हेल्पिंग साबित हुई होंगी। अगर आपके लिए हेल्पिंग साबित हुई हूँ तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।